हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्याय सांश। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ कंपटीशन लॉ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा नीड फॉर कंपटीशन पॉलिसी, जिसमें हम लोगों ने समझा कि जो हमारा कंपटीशन लॉ है वो कंपटीशन पॉलिसी का ही एक सबसेट है। तो हम बोल सकते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा नीड फॉर कंपटीशन लॉ, राइट। तो हम सभी को पता है कि जो हमारी एक पर्टिकुलर लॉ के लिए नीड होती है, उन्हीं नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक लॉ के ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर नीड को फुलफिल करने के लिए ऑब्जेक्ट्स बनाए जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स और नीड्स लगभग सिमिलर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को ज़रूरत है कि कंपटीशन को हम लोग रेगुलेट कर पाएँ इंडियन मार्केट्स में, उसके लिए कोई लॉ होना चाहिए ऐसा। तो हम लॉ बनाएंगे जो कंपटीशन को रेगुलेट करेगा इंडियन मार्केट्स में। तो अल्टीमेटली जो हमारे पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, सिर्फ हमारा इंटेंट डिफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें ज़रूरत है कि अगर हम लोगों को कंपटीशन को इंडियन मार्केट्स में सस्टेन करना है, उसके लिए हम लोगों को जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रोहिबिट करना पड़ेगा। तो उन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, पीनलाइज करने के लिए हमें कंपटीशन लॉ की क्या है, नीड है। तो हम लोग कंपटीशन लॉ डिसाइड करेंगे जो उन नीड्स को फुलफिल करेगा और वही उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इसी वजह से जो पॉइंट्स हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस करे, लगभग वही पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट में, क्योंकि उन्हीं नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारा जो कंपटीशन लॉ है उसको डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंपटीशन लॉ का मीनिंग। कंपटीशन लॉ का मीनिंग अगर हम डिस्कस करें तो कंपटीशन लॉ क्या, एक एंटी ट्रस्ट लॉ है। ये लॉ की ही एक ब्रांच है जो प्रमोट करती है फेयर कंपटीशन मार्केट में और प्रिवेंट करती है ऐसी प्रैक्टिसेस जो हार्म करे कंज्यूमर्स को या बाकी बिजनेसेस को। कंपटीशन लॉ का एम है कि वो इंश्योर करे कि जो हमारी मार्केट्स हैं वो ओपन रहे, कॉम्पिटिटिव रहे और एक्सेसिबल एंड एफिशिएंट रहे, ताकि हम कंज्यूमर वेलफेयर को प्रोटेक्ट कर सकें और इनोवेशन को इनकरेज करके फाइनली हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकें। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम डिस्कस करें, कंपटीशन लॉ क्या प्रिवेंट करता है कि जो पावरफुल कंपनीज हैं वो अपनी डोमिनेंस को मिसयूज ना करे, अब्यूज ना करे, और जो हमारे न्यू और स्मॉलर बिजनेसेस हैं, हमारे स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको ना रोके मार्केट में एंटर करने से। उनका मतलब जो वो स्मॉलर या मीडियम एंटरप्राइजेस हैं हमारे, वो मार्केट में एंटर भी इजीली कर पाए और सस्टेन भी कर पाए। अल्टीमेटली क्या, कंज्यूमर्स के पास चॉइस हो, राइट। कंज्यूमर्स के पास चॉइस होनी चाहिए अलग अलग एंटरप्राइजेस में से कि वो किसके प्रोडक्ट्स को वो परचेज करना चाहता है, किनकी सर्विसेज को वो कंज्यूम करने चाहते हैं। तो हमारा जो हाई लेवल कमेटी है कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ पे, इन्होंने 2000 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी, जिनमें इन्होंने, ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें इन्होंने बोला कि कंपटीशन लॉ जो हमारा है MRTB एक्ट को, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट करेगा, कैसा होना चाहिए। तो दैट मस्ट इमर्ज आउट ऑफ नेशनल कंपटीशन पॉलिसी which must evolve to serve the basic goals of economic reforms by building competitive market economy। तो हमें भी पता है कि MRTP एक्ट हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, ठीक है, 1969 का ये एक्ट है, ये फर्स्ट कंपटीशन लेजिस्लेशन है, राइट। तो ये लेजिस्लेशन ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स तक चला, लगभग 30 साल तक चला, जिसके बाद हमारा कंपटीशन एक्ट 2002 आ गया। तो जब अलग अलग कमेटीज बिठाई गई थी, राइट, कंपटीशन एक्ट 2002 मतलब को लाने के लिए, एक MRTP एक्ट को रिपील करके एक नया कंपटीशन लेजिस्लेशन लाने के लिए, तो उनका अलग अलग रिकमेंडेशंस थी। तो उसमें से एक रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि कंपटीशन लॉ कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, विच मस्ट इमर्ज आउट ऑफ नेशनल कंपटीशन पॉलिसी,
पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा कंपटीशन पॉलिसी होती क्या है। तो हालांकि हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे हाउ कंपटीशन एक्ट 2002 इवॉल्व और क्यों एमआरटीपी एक्ट 1969 को रिपील किया गया, बट ब्रीफली हम लोग समझेंगे कि 1991 में हमारा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। कौन से? एलपीजी रिफॉर्म्स भी उनको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये जब रिफॉर्म्स आए तो हमें समझ में आने लग पड़ा कि जो एमआरटीपी एक्ट है ये क्या है, ये रेगुलेट नहीं कर पा रहे कंपटीशन को इफेक्टिवली इंडियन मार्केट्स में। तो इस वजह से इसको रिपील करके हमारा कंपटीशन एक्ट 2002 आया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपटीशन जो हमारा लॉ है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ऑल्दो हम लोग पिछले जो हमारा नीड फॉर कंपटीशन पॉलिसी का वीडियो था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कंपटीशन लॉ क्या है, कंपटीशन लॉ क्या है, कंपटीशन पॉलिसी क्या है, कंपटीशन क्या है, पॉलिसी क्या है। बट यूजुअली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि कंपटीशन लॉ, कंपटीशन एक्ट 2002 ये है क्या। हम लोगों ने समझ लिया, कंपटीशन पॉलिसी समझ लिया, कंपटीशन लॉ समझ लिया, बट कंपटीशन एक्ट 2002 और कंपटीशन लॉ में डिफरेंस क्या है। तो जब हम लोग कंपटीशन लॉ की बात करते हैं ना, उसमें वो सब लेजिस्लेशंस, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, डायरेक्शंस, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एक्सेट्रा, वो सब चीजें आ जाती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कंपटीशन लॉ का जो एम्बेट है वो वाइडर है इन कंपैरिजन टू कंपटीशन एक्ट 2002, जो मेनली सिर्फ इस कैटेगरी के अंडर फॉल करता है। तो इंडिया में कंपटीशन को प्रमोट और सस्टेन करने के लिए और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट और रेगुलेट करने के लिए, पीनलाइज करने के लिए और इन सभी मैटर्स के साथ डील करने के लिए, वट एवर द इंसिडेंटल मैटर्स में भी, हर एक चीज को टारगेट करने के लिए, हर एक चीज को गवर्न करने के लिए अलग अलग क्या है, रूल्स, रेगुलेशंस विद टाइम जो हमारा गवर्नमेंट है वो बनाते रहते हैं। तो हम अगर बात करें तो कंपटीशन लॉ में क्या आएंगी, ये सब चीजें आ जाएंगी। और जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा कंपटीशन एक्ट 2002, हमारे अमेंडमेंट एक्ट्स हो, हमारा एमआरटीपी एक्ट भी हमारा कंपटीशन लॉ ही था जो कि रिपील हो गया कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा। फिर हमारे बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, हमारे बहुत सारे रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं। ये सिर्फ मैंने थोड़े बहुत मेंशन किए हैं, इसके अलावा देयर आर प्लेथोरा ऑफ अदर रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस जो इशू किए गए हैं अथॉरिटीज के द्वारा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपटीशन लॉ, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो ऑब्जेक्ट में हम ये 10 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स हमारे जो कंपटीशन एक्ट 2002 है उसके लॉन्ग टाइटल से ही निकल के आ जाते हैं। कुछ पॉइंट्स हम लोग क्या है बेयर एक्ट्स में से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो टू प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, ये हमारा सेक्शन 3 में दे रखा है कंपटीशन एक्ट 2002 के। टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, सेक्शन 4। टू रेगुलेट कॉम्बिनेशंस, सेक्शन 5 एंड 6। हालांकि सेक्शन 6 डील करता है रेगुलेशन के साथ, सेक्शन 5 बताता है मेरली कॉम्बिनेशंस है क्या। नेक्स्ट हमारा है टू प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन इन मार्केट्स, then to protect consumer interest, to ensure freedom of trade, to promote economic efficiency and development। ये सब कहाँ से आते हैं? लॉन्ग टाइटल में से। फिर to prevent concentration of economic power, तो जो हमारा MRTP एक्ट है ना, ये उसके ऑब्जेक्टिव में दिया गया था कि हालांकि हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें भी हमारे पास आर्टिकल है, ठीक है, विच एम्स टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर्स। और MRTP एक्ट का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर को प्रिवेंट करना। दूसरा मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करता था ये लेजिस्लेशन। बट जो हमारा कंपटीशन एक्ट है ये एक्चुअली सिर्फ इकोनॉमिक पावर की कंसंट्रेशन पे टारगेट नहीं करता है, ये मेनली टारगेट करता है उस डोमिनेंस के अब्यूज के ऊपर, राइट। नेक्स्ट हमारा है कंपटीशन एडवोकेसी, जो सेक्शन 49 है कंपटीशन एक्ट 2002 का, उसमें मेंशन किया गया है इसके द्वारा
कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बना रहे हैं, कंपटीशन पॉलिसी बना रहे हैं, तो वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम CCI बोलते हैं, उनके ओपिनियंस ले सकते हैं, राइट। बाकी कुछ CCI के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएं, कैसे वो कंपटीशन एडवोकेसी को प्रमोट करेंगे, कल्चर को, चाहे वो अवेयरनेस हो, एजुकेशन हो, इस कंटेक्स्ट में उन सब चीज़ों को क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया प्रमोट करेंगे, रेगुलेट करेंगे, अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे। उसी वजह से जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपनी जर्नल्स लगा रखी हैं, वो रेगुलर वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। लास्टली, टू एस्टैब्लिश एंड एम्पावर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, ये हमारा लॉन्ग टाइटल में भी है, उसमें लिखा हुआ है टू एस्टैब्लिश कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। तो फिर वो चाहे CCI हो, हमारे एपेलेट ट्रिब्यूनल हो, हालांकि जो हमारा कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसको रिपील कर दिया गया था, और उसके बाद जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 में नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल है, वही मैटर्स देखते हैं, वही अपील्स देखते हैं। बट पहले हमारा जो एपेलेट अथॉरिटी थी वो भी क्या है, कंपटीशन एक्ट 2002 ही प्रोवाइड करता था। तो CCI हो गया, हमारा एपेलेट अथॉरिटी हो गया चाहे, फिर उसके बाद हमारा डायरेक्टर जनरल हो गया, फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है उनसे उनके डिसीजंस के ऊपर जो अग्रीव्ड पार्टी है उनके अपील्स सुनेंगे। तो ये सब चीजें हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम अपने वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो कंपटीशन लॉ इंडिया में इनैक्ट किया गया था कि इंश्योर किया जा सके कि जो मार्केट है वो फेयर और कॉम्पिटिटिव मैनर में फंक्शन कर रही है। तो ऑब्जेक्टिव्स केवल इकोनॉमिक नहीं है परंतु इंस्टीट्यूशनल भी हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है टू प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि सेक्शन 3 है जो हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का, वो डील करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के साथ कि क्या कैसे जो हमारा सेक्शन 3 है वो प्रोहिबिट करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को। तो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स अगर हम बात करें कॉम्पिटिशन लॉ के, तो वो है ऐसे एग्रीमेंट्स को प्रोहिबिट करना जो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रहे हैं कंपटीशन में इंडिया में, ठीक है, विद इन इंडिया ओनली। फिर वो चाहे कार्टल्स हो, प्राइस फिक्सिंग हो, बिड रिगिंग हो, कॉल्यूसिव हमारा बिडिंग हो, मार्केट एलोकेशन हो, बाकी और कॉल्यूसिव प्रैक्टिसेस हैं, राइट, जैसे रीसेल प्राइस मेंटेनेंस हो गया, आपका रिस्ट्रिक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स हो गया, सप्लाई एग्रीमेंट्स हो गया चाहे वो, तो रिफ्यूजल टू डील, ये बहुत सारी प्रैक्टिसेस है, बट इनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। हमारे हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स, राइट, हमारे हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स और वर्टिकल एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो ये दो तरह के एग्रीमेंट्स हैं जिनको हम लोग प्रोहिबिट करते हैं, और इनमें कुछ जैसे चार पांच करके और फर्दर क्लासिफिकेशंस है जो कि हम लोग आगे वाले जो आने वाले वीडियोस है उसमें इन डिटेल जब हम लोग सेक्शन 3 डिस्कस करेंगे उस टाइम पे बात करेंगे इनके बारे में। तो ऐसे सब एग्रीमेंट्स जो डिस्टॉर्ट करते हैं नेचुरल फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को, कंज्यूमर्स को हार्म करते हैं, प्राइसेस बढ़ा दिए, चॉइसेस घटा दिए उनकी, ठीक है, या प्राइसेस बहुत ज्यादा घटा दिए, प्रेडेटरी प्राइसेस जिसको हम बोलते हैं, ये सब प्रैक्टिसेस को क्या है, प्रोहिबिट करता है। क्यों? क्योंकि ये सब प्रैक्टिसेस एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट लाते हैं कंपटीशन में, ठीक है। तो लॉ इंश्योर करता है कि जो हमारी एंटरप्राइजेस है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके मार्केट में। तो सब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हैं जो उनको प्रोहिबिट करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए हमारा क्या है, कंपटीशन एक्ट आया है, वही उसका ऑब्जेक्टिव है। आगे और आपको एलेबोरेट करना है इन पॉइंट्स को तो आप इंक्लूड कर सकते हैं सेक्शन 19 में, जैसे इंक्वायरी के पावर्स हैं, राइट। तो कैसे आप एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स में इंक्वायर कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट को कैसे, क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं, हर एक चीज के बारे में दे रखा है पूरे एक्ट में, जो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और उनसे आप और ज्यादा प्रोफाउंड नॉलेज ले पाएंगे एक्ट के बारे में और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 4 हम बात करते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को प्रोहिबिट करना, ठीक है। तो लॉ सिर्फ प्रोहिबिट डोमिनेंस को नहीं कर रहा है, क्योंकि 1991 के रिफॉर्म्स आने के बाद ये रियलाइज किया कि अगर आप मतलब किसी को इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि आप इस क्राइटेरिया के ऊपर बढ़ ही नहीं सकते तो ग्रोथ कैसे होगा।
तो dominance is not restricted or prohibited. What is prohibited is the abuse of that dominant position. तो प्रोहिबिट करेगा मिसयूज उस चीज का, क्योंकि अब्यूज है, चाहे वो अनफेयर प्राइसिंग हो, प्रेडेटरी प्राइसिंग हो, मार्केट एक्सेस का डिनायल हो, अनफेयर कंडीशंस आप इम्पोज कर रहे हैं कंज्यूमर्स पे, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, सप्लायर्स पे, किसी भी लेवल पे, ठीक है, तो वो सब क्या है, सब प्रोहिबिटेड हैं। तो इसमें हम सेक्शन 4 या और भी हमारे जो कॉम्पिटिशन एक्ट है उसके जो सेक्शंस है वो हमें बताते हैं कैसे, किन फैक्टर्स से वो डिटरमाइन कर पाएंगी अथॉरिटीज, तो वो सब आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें इन डिटेल। अगेन आई एम सेइंग, आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे अलोंग विद केस लॉज। नेक्स्ट पॉइंट है टू रेगुलेट कॉम्बिनेशंस। तो सेक्शन 5 कॉम्बिनेशंस के साथ डील करता है, सेक्शन 6 डील करता है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। सेक्शन 5 बताता है कब कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है, थ्रेशहोल्ड क्राइटेरिया देता है उनके लिए। सेक्शन 6 बोलता है कैसे कॉम्बिनेशंस को रेगुलेट किया जाएगा। तो मर्जर्स, एक्विजिशंस, एमलगमेशंस, इन सब को रेगुलेट करता है। कॉम्बिनेशंस क्या है, कैसे इनको रेगुलेट किया जाता है, ये जब हम लोग सेक्शन 5 और 6 डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल ब्रीफली हम लोगों को समझना है कि जो हमारा कॉम्पिटिशन लॉ है उसका ऑब्जेक्ट है कि वो कॉम्बिनेशंस को रेगुलेट कर सके, राइट। तो ऑब्जेक्टिव्स अगर हम इसकी बात करें कॉम्पिटिशन लॉ के, तो कॉम्बिनेशंस को रेगुलेट करना एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो कॉम्बिनेशन को रेगुलेट किया जाता है ताकि जो मार्केट पावर है उसको एक्सेसिवली कुछ हाथों में ही ना वो कंसंट्रेट होकर रह जाए, ताकि जो कंपटीशन है उसको वो रिड्यूस ना कर पाए जो लार्ज एंटरप्राइजेज हैं। तो ये स्क्रूटनाइज करता है जो लार्ज ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है। सेक्शन 5 में एक थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया दे रखा है कि किस एक्विजिशन को, किस मर्जर और एमलगमेशन को हम लोग कॉम्बिनेशन बोलेंगे और कैसे सरकार उनको रेगुलेट करने वाली है, ठीक है। तो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट क्या है, कैसे क्या फैक्टर्स हैं जिनसे हम उन सब चीज़ों को डिटरमाइन करती हैं अथॉरिटीज, आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग सेक्शन 5 और 6 और सब्सिक्वेंट जो प्रोविजन है उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन इन मार्केट। तो कॉम्पिटिशन लॉ का ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रोटेक्ट कर सके कॉम्पिटिशन को, ठीक है। इंडियन मार्केट्स में हेल्दी कॉम्पिटिशन है, इनोवेशन होती है उससे, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आते हैं, अच्छी सर्विसेज मिलती हैं कंज्यूमर्स को। बट अगर जो मार्केट है उसमें कंपटीशन है ही नहीं तो होगा क्या, या तो बहुत कम प्राइसेस में चीप क्वालिटी गुड्स दे देंगे, या जो प्राइसेस है उनको एक्सेसिवली बढ़ा दिया जाएगा और कंज्यूमर्स के पास चॉइस नहीं होगी और उनको वो हाई प्राइसेस में लो क्वालिटी गुड्स खरीदने पड़ेंगे। तो इन सब प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए आता है हमारा कॉम्पिटिशन लॉ। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर वेलफेयर एक कोर है, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव है किसका, कॉम्पिटिशन लॉ का। इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ कॉम्पिटिशन लॉ, ठीक है। तो अल्टीमेट है कंज्यूमर वेलफेयर, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में क्या होगा, कंज्यूमर्स के पास फेयर प्राइसेस, वाइडर चॉइसेस, बेटर क्वालिटी, ठीक है, फेयर प्राइसेस, वाइडर चॉइसेस एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट को रेगुलेट कर कर जो लॉ है वो इंश्योर करता है कि जो कंज्यूमर्स है ना वो एक्सप्लॉइट ना हो मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। हमें पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में दे रखा है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, राइट। तो एक्ट क्या करता है, ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है जो क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को हैम्पर करें। तो जो एंटरप्राइजेस हैं चाहे वो स्मॉल हों, ठीक है, वेदर दे मे बी स्मॉलर इन साइज, ठीक है, वो क्या है मार्केट में इजीली एंटर कर पाए और अपने फंक्शंस को ऑपरेट कर पाए, उन पे कुछ बैरियर्स ना हो, ठीक है। जो हमारे डोमिनेंट एंटरप्राइजेस हम लोग बोल सकते हैं, तो वो अपने डोमिनेंस को अब्यूज करके जो नए हमारे मार्केट में आ रहे हैं प्लेयर्स, उनको क्या है हैम्पर ना करें। तो क्या है ओपन एंड फेयर इकोनॉमिक सिस्टम आएगा इंडिया में। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑब्वियसली इंश्योर होगी जब हम लोग ऐसी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करते हैं।
जो क्या है मार्केट एक्सेस को डिनाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। कंपटीशन इनकरेज करता है कि जो रिसोर्सेज है उनको एफिशिएंटली यूज किया जा सके। ठीक है, हमारा जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो हो, इनोवेशन हो हमारे मार्केट में, हमारे कंट्री में एट लार्ज। ठीक है, तो जो एफिशिएंट मार्केट है वो कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और अल्टीमेटली नेशन तो फिर हमारा डेवलप होगा ही होगा। तो कंपटीशन लॉ क्या है, जो हमारे ब्रॉडर इकोनॉमिक गोल्स है ना उनको अचीव करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो हमारी टेक्नोलॉजिकली जो हमारी कंट्री है वो एडवांस हो, ठीक है, इनोवेशन आए, अच्छी अच्छी टेक्निक्स यूज करें। ऑब्वियसली जब हेल्दी कंपटीशन होगा, सिंस गोल क्या होता है एंटरप्राइजेस का, ठीक है, दे स्ट्राइव टू अटेन द पैट्रोनेज ऑफ बायर्स, बिजनेस ही तो चलाना है उनको। तो बायर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी गुड सर्विसेज की कोशिश करेंगे। कब करेंगे, जब मार्केट में हेल्दी कंपटीशन सस्टेन कर रहा होगा। अदरवाइज क्या करेंगे, वो एक्सप्लॉइट करेंगे मार्केट को भी, कंज्यूमर्स को भी। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी और डेवलपमेंट के लिए हमारा जो, इसके प्रमोशन के लिए हमारा जो कंपटीशन लॉ है उसको डिजाइन किया गया है। एंड ये इसका मतलब इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट कंपटीशन लॉ का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर्स। तो अनड्यू कंसंट्रेशन ना हो इकोनॉमिक पावर्स का कुछ हाथों में ही, क्योंकि एक्सेसिव कंसंट्रेशन होगा तो मार्केट्स को वो इजीली डिस्टॉर्ट कर पाएंगे, कंज्यूमर वेलफेयर घट जाएगा। क्यों घटेगा, आने वाली वीडियोस में समझेंगे अगेन। ठीक है, कंपटीशन एडवोकेसी। तो कंपटीशन एडवोकेसी सेक्शन 49 में इसका जिक्र किया गया है हमारे कंपटीशन एक्ट के। ठीक है, तो कंपटीशन एडवोकेसी एक सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन एक्ट 2002 का। MRTP एक्ट 1969 में कंपटीशन एडवोकेसी को लेकर कोई प्रोविजंस नहीं थे। ठीक है, तो इट एम्स एट प्रमोटिंग कल्चर ऑफ फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन इन मार्केट। फिर वो चाहे अवेयरनेस हो बिजनेसेस के बीच में, कंज्यूमर्स के बीच में, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बीच में। ठीक है, तो उन सब चीजों को, कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, कैसे वो कंज्यूमर वेलफेयर को प्रमोट कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में कौन रिस्पॉन्सिबल है, CCI रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ऐसी पॉलिसीज को इनकरेज करते हैं जो एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट को प्रोहिबिट करे, प्रिवेंट करे। ठीक है, क्यों, कंज्यूमर वेलफेयर को सपोर्ट करना है, क्योंकि मार्केट डिस्टॉर्शंस जो है उनको रिड्यूस कर हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाए, एनहांस कर पाए। तो सेक्शन 49 जब हम डिस्कस करेंगे उस टाइम पे कंपटीशन एडवोकेसी के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा जो 10th ऑब्जेक्टिव है वो है टू एस्टैब्लिश एंड एम्पावर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा प्राइमरी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंपटीशन एक्ट 2002 से 2 में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। ये क्या इंक्वायर करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स में, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशंस में, कॉम्बिनेशंस को रेगुलेट करता है ये। ठीक है, तो CCI एक हमारी अथॉरिटी हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये हियर करता था अपील्स को CCI के ऑर्डर्स के अगेंस्ट, बट फिर इसको क्या है रिपील कर दिया गया। फिर हमारा नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल है, वही क्या करता है, हियर करता है अपील्स को हमारे CCI के ऑर्डर्स से। और इवन जो एग्जिस्टिंग थे भी ऑलरेडी, जो पेंडिंग मैटर्स थे उनको भी इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। और नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल से जो भी अपील्स आती हैं कंपटीशन मैटर्स को लेकर, वो सुप्रीम कोर्ट के आगे डाली जाती हैं अपील्स। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस करे। इसके अलावा आप और ऐड ऑन कर सकते हैं, बट ये हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, दे आर मोर देन इनफ। इन पॉइंट्स को और अगर आप लोगों को एलेबोरेट करना है तो जब हम लोग आगे पूरे एक्ट के बारे में पढ़ेंगे वहां से यू कैन फेच सम पॉइंट्स, और फिर आप लोग अपने कंटेंट को बढ़ा सकते हैं वहां से। So thank you so much for watching this video and stay tuned for more such videos on different topics.